70 70 से 80 80 to 90 90 to 100 100 से 110 90 100 से 110 में 111 और 110 है क्या 120 तक 112 107 108 ये बफर वाले होंगे सब लाएंगे और 100 से 120 में कुछ इनके अलावा 120 से 30 इतने आगे के नहीं दिए अभी। चलो सेकंड में आ जाओ फिर सेकंड में 1 to 10 में 5 10 और बोलो 20 तक 19 16 20 से 30 30 से 40 थर्ड में 4 और बोलो थर्ड में 10 तक 20 तक 30 तक 40 तक 34 30 17 48 37 लो Exercise 1, question number 47. हाँ देखिए 47 क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1। कैलकुलेशन तो ये है आपकी, एक नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है CaCO3 के मॉलिक्यूलर वेट से होना है डिवाइड और फिर उसका करना है स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करना है वो समझ रहे हैं। CaCO3 प्लस वाटर का 1 लीटर बीकर में था और कंप्लीट इवेपोरेशन के बाद रेसिड्यू 7 ग्राम मिली। इससे आपको मतलब समझना है कि ये क्या दिया हुआ है। वाटर रहा होगा सॉल्वेंट, CaCO3 उसमें घोला गया होगा, उसके बाद आपने उस सॉल्यूशन को वेपराइज करके कंप्लीटली ड्राई कर दिया। कंप्लीटली ड्राई कर दिया मतलब क्या उड़ा दिया, उसमें से पानी उड़ा दिया सारा। तो बोला गया सारा पानी उड़ा देने के बाद बीकर में 7 ग्राम रेसिड्यू पड़ी मिली। तो वो 7 ग्राम क्या चीज रही होगी, जो आपने डिसॉल्व किया होगा CaCO3 पानी में, वही बच गया होगा। वाटर सॉल्वेंट अगर उड़ा दिया है तो ये 7 ग्राम ही आपका सॉल्युबल अमाउंट ऑफ CaCO3 है। तो यही आपकी सॉल्युबिलिटी है, पर ये 7 ग्राम पर लीटर यूनिट में है और आपको इस 7 ग्राम पर लीटर को कौन सी यूनिट में बदलना है, मोल पर लीटर में। वो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए और S स्क्वायर में रख दीजिए। तो 53 में तो कुछ भी नहीं करना है। M2SO4 टूटेगा तो 2M प्लस SO4 माइनस 2 देता, यहां पे 2S आएगा। आपको जो KSP दिया है उसका फॉर्मूला 4S क्यूब बनना है। पॉइंट हटा के उसे लिख देंगे 12 10 पावर माइनस 6। यहां से S निकलेगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 का क्यूब रूट और उसको 2S में रख देना है। M प्लस का आंसर पूछा है आपसे।
क्वेश्चन नंबर 60, प्रेसिपिटेशन के जो क्वेश्चन थे उनमें क्यू का यूज करना होता था। एक कंपाउंड है ZnS, ZnS का क्यू लिखोगे जिंक +2 इंटू S -2। एक कंपाउंड है COS, क्यू लिखोगे Cu +2 इंटू S -2। इन दोनों में जिंक +2 Cu +2 0.01 पुट होना है, जिंक +2 में भी Cu +2 में भी, और S -2 पुट होना है 8.1 10 की पावर -21, यहां वाले में भी यहां वाले में भी। तो दोनों जगह का क्यू सेम ही तो आएगा। दोनों में कैटायन 0.01 पुट हो रहा है, दोनों में सल्फाइड एनायन सेम पुट हो रहा है। कितना होगा ये? 0.01 मतलब 10⁻², तो 8.1 10 की -21, ये दोनों का क्यू आ रहा है। 8.1 10⁻21, ये दोनों का क्यू आ रहा है। और दोनों के KSP दिए हुए हैं। ZnS का दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻22, COS का दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻36। आगे आंसर क्या है? आंसर बोलिए। ZnS के लिए जिंक +2 S -2 की मल्टीप्लाई से जो क्यू आ रहा है वो 10 की पावर -22 से छोटा है। क्यू लेस देन KSP पे नो PPT ऑफ ZnS। लेकिन सेम क्यू COS के लिए उसके KSP से बड़ा है, तो COS का PPT बनेगा। एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्यू के थ्रू ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट कैसा बफर बनेगा? बोलिए। फॉर्मिक एसिड कैसा एसिड है? वीक। सोडियम फॉर्मेट उसी का सॉल्ट है। HCOOH इज वीक एसिड, HCOONA उसी का सॉल्ट है। ये एसिडिक बफर हो गया। बोलिए फॉर्मूला एसिडिक बफर का। pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं। pH है 4, pK 3.8, सॉल्ट वाली जगह पर M1V1 रख रहा हूं फॉर्मेट वाले का, जिसमें सोडियम फॉर्मेट का 0.1 इंटू V ढूंढना है। एसिड का M2V2 0.05 इंटू उसका 50 ml है। अंदर की काटापीटी करने पर लॉग में V/25 बचेगा। 0.05 से 0.1 दो बार कटेगा, 2 से 50 25 टाइम्स कटेगा, तो अंदर है V/25। 3.8 इधर आके माइनस हुआ, 4 - 3.8 इज 0.2। 0.2 किसी का परफेक्टली तो लॉग नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना है अब अपने को। इसको हल्का सा राउंड ऑफ में माना 0.18। 0.18 मान के क्या फायदा है? ये है log 3 माइनस log 2 या log 3/2। log 3 कितना होता है? 0.48 और log 2 है 0.3, तो 0.48 और 0.3 का डिफरेंस 0.18, उसके बराबर मैं इस 0.2 डिफरेंस को लगभग मान रहा हूं। क्लोज टू क्लोज आंसर लाने की कोशिश दिखाई जा रही है। तो अब आपका आंसर आ चुका है। इधर का लॉग उधर का लॉग हटा दीजिए, अंदर का V/25 3/2 के बराबर रखोगे तो आपका V 37.5 37.5 आएगा। इसके नियरेस्ट वाला आंसर 39 पॉइंट समथिंग वाला मार्क कर दें। अगर आप मोस्ट बच्चों ने जब बाहर जिन्होंने डाउट पूछा उन्होंने इस 0.2 को 0.3 मान के log 2 कर दिया है, तो फिर आंसर में गैप और ज्यादा आएगा। फिर आपका भी 50 ml आ रहा है, तो वो 50 और ज्यादा थोड़ा सा दूर हो जा रहा है आपके एग्जैक्ट आंसर से। देन है 93, विच विल एक्ट एज अ बफर। बफर में हमेशा दो तरीके की थॉट प्रोसेस रखनी होती है। कभी डायरेक्टली जो कंपाउंड है वो बफर है, और कभी रिएक्शन होने के बाद बफर बनता है। 93 का थर्ड ही बताना है ना बस मुझे, बाकी तो क्लियर है। NH4OH NaOH बफर है क्या? दोनों बेस ही बेस हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस के पेयर को बफर नहीं बोलते। सेकेंड HCOOH प्लस CH3COONA ये भी बफर नहीं है, क्योंकि
कॉमन आयन नहीं है, फॉर्मिक एसिड के साथ एसिटेट वाला सॉल्ट नहीं चलेगा। तो अब आपको थर्ड दिखा रहा हूं मैं, NaCN और HCl रिएक्शन के बाद बनने हैं HCN और NaCl। इन चार में से ये वाले दो नाम हैं जिनसे एसिडिक बफर बनेगा। अगर ये रिएक्शन के बाद दोनों बच गए तो यू विल के से कि एसिडिक बफर बना है, और ये दोनों बचने हैं क्योंकि NaCN का 0.140 4 M1V1 है, HCl का 0.120 2 ही M2V2 है। तो आफ्टर रिएक्शन ये LR खत्म हो गया, इसके दो और इनके दो बन गए। यह रिएक्शन के बाद बफर। वन 107 सब नॉर्मल क्वेश्चन है बफर के। 107 एसिडिक बफर के फॉर्मूले में से pH माइनस pKa एक तरफ ले आऊं तो दूसरी तरफ लॉग में सॉल्ट बाय एसिड बचता। उसी सॉल्ट को कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं। pH माइनस pKa आपको 107 नंबर में 1 दिया हुआ है, 1 की जगह log 10 लिख दीजिए और दोनों साइड से log हटा दीजिए। तो एसिड इंटू 10 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस, ये वाला आंसर आ जाएगा। वन 108 मैंने क्लास नोट्स में भी कराया है, क्लास नोट्स में देख सकते हैं, सेम आंसर आया था। आप अगर खुद से करेंगे तो जो KB है 1.8 टू 1.8 10 पर -5, उसको अक्सर राउंड ऑफ में आप 2 इंटू 10 पर -5 ले लेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 10 की पावर -3। POH आ रहा होगा 3, OH माइनस आएगा 10 पर -3। आपका आंसर जो है 9 इंटू 10 पर -4 सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि आपने 1.8 को 2 माना है तो आंसर थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है। ये वाले आंसर में कुछ खास अंतर नहीं है। इस 9 को अगर 10 मान लेंगे तो 10 इंटू 10 पर -4 वो 10 पर -3 ही दिखेगा। ऐसे एग्जैक्ट कैसे निकालना है ये क्लास नोट्स में देखना, ये वाला क्वेश्चन करा हुआ मिल जाएगा आपको। 110 अगेन कैलकुलेशन वाला काम है। अमोनिया या NH4OH एक ही बात होती है, अमोनिया ही पानी में मिक्स होकर NH4OH बनता है। तो अमोनिया प्लस NH4Cl को कौन सा बफर बोलूं? अमोनिया प्लस NH4Cl को कौन सा बफर बोले? बेसिक बफर है। फॉर्मूला बनेगा POH PKB log सॉल्ट वाली जगह NH4Cl वाला M इंटू V 0.5 इंटू 500 अपॉन बेस वाला दिया है 0.3 इंटू 300 M इंटू V करके दोनों के मोल्स फॉर्मूले में रख देने हैं। अंदर की ये कैलकुलेशन सॉल्व होके आएगी 25/9, जिसे 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 टाइम्स log 5 माइनस log 3 करके इसे सॉल्व करना है आपको। बाकी चीजें दे ही रखी हैं। ये लगभग आएगा 4.74, पहले POH आएगा 14 माइनस से pH आएगा। हंड्रेड एंड 11 से पहले 112 सुन लीजिए, वर्बली वो होने वाला क्वेश्चन है वो। 112 नंबर NH4Cl NH4OH का बेसिक बफर दे रखा है, एडिशन ऑफ विच विल नॉट चेंज pH ऑफ सॉल्यूशन। इनमें से क्या मिलाने पे pH चेंज नहीं होगा पूछा है। पहला, एडिंग इतना ml वाटर, यही आपका आंसर है। बफर की डेफिनेशन के साथ ही लिखा रखा है स्मॉल क्वांटिटी में एसिड बेस मिलाने से भी pH चेंज नहीं होता, ऑन डाइल्यूशन भी चेंज नहीं होता। लेकिन उसके नीचे वाले पॉइंट्स में लिखाया है pH में चेंज
अगर लार्ज क्वांटिटी में मिलाएं या रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स बदले, सेकंड थर्ड फोर्थ में यही हो रहा है, आप NH4OH या NH4Cl मिला रहे हो, NH4OH और NH4Cl तो कंपोनेंट ही है ना उस बफर के, अगर उनमें से एक मिलाओगे तो रेशियो चेंज होने से पीएच पे फर्क पड़ेगा। आंसर फर्स्ट ही आएगा आपका। 111 क्वेश्चन काफी अच्छा है पर थोड़ा सा लंबा है। आपको दो अलग अलग सिचुएशंस में पीएच निकालने हैं और उन पीएच का रेशो लास्ट में बताना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। पहला जो केस है उसमें आपको दे रखा है CH3COONA और HCl 1 मोल 1 मोल है। ये बफर, ये दोनों नाम बफर नहीं है, पर अभी जैसे ये वाली रिएक्शन हुई थी, रिएक्शन कराने पर CH3COOH प्लस NaCl बने, तब ये 0 0 थे, ये एक और एक पे 0 0 और ये एक और एक आ गए। अब बफर है क्या? अभी भी बफर नहीं बन पाया क्योंकि वीक एसिड आया तो तब तक सॉल्ट खत्म हो गया। तो आपके पास ये वाला केस ऐसा है जिसमें बफर वाला केस नहीं है, ना बिफोर में है ना आफ्टर में है। अब आफ्टर वाले से मुझे कैसे क्वेश्चन करना है? आपके क्वेश्चन में पर लीटर एक वर्ड दे रखा है। ये तो आपका सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वाला है, यानी न्यूट्रल इन नेचर, तो पीएच इससे तो कुछ होना नहीं है, ये तो 7 मिड पॉइंट पे बैठेगा, यानी पीएच कैसा आएगा? विल बी डिसाइडेड बाय एसिटिक एसिड। अब 1 मोल है और वॉल्यूम भी 1 लीटर है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर आई। वीक एसिड से मिलने वाले H प्लस का फॉर्मूला होता है C अल्फा या अंडर रूट KA इंटू सी वाली जगह 1 पुट हो गया। जब आप माइनस लॉग लेंगे तो आपका पीएच का आंसर हाफ ऑफ pKa आएगा, नंबर में नहीं आएगा, हाफ ऑफ pKa ऐसा आके रुक जाएगा। यह है पहली बार का पीएच जो कि बिना बफर के आया। इसी वाले केस में मेन मेहनत थी। सेकंड वाला केस इजी है। देखिए सेकंड केस में क्या बोला है, 1 मोल CH3COONA 1 मोल CH3COOH, वो तो नाम से सीधे बफर ही दिख रहा है ना। वहां पे आपने pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग CH3COONA भी 1 मोल और अपॉन में CH3COOH भी 1 मोल। ये तो log 1 0 के हट गया, तो आपका सेकंड बार का pH pKa के बराबर है। और रेशियो लेने में ये pKa भी कट जाना है क्योंकि pKa वीक एसिड का होता है, जो वहां वीक एसिड है एसिटिक एसिड, यहां पे भी वही वीक एसिड है। तो लास्ट स्टेप में 1:2 ये आपकी पीएच, दोनों बार के पीएच की रेशो आ जाएगी। फर्स्ट केस इज नॉट ए बफर, सेकंड केस बफर डायरेक्टली दिया हुआ है, इस हिसाब से सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड एक्सरसाइज। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बताना है, सिंपल सीधा सा ही क्वेश्चन है ये तो। एक कंपाउंड है MY, तो KSP का फॉर्मूला S² वैल्यू 6.2 10⁻⁻13। दूसरा है NY3, इसमें बनेगा 27S4, यहां भी सेम ही KSP है। क्लास में आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि MX, MX2, MX3 अगर सबके KSP सेम है तो लीस्ट या मोस्ट सॉल्युबल कौन है?
और बोला गया था कि केएसपी नेगेटिव पावर में होते हैं, जितनी बड़ी पावर आएगी आंसर उतना और बड़ा आता जाएगा। तो पहले ऑप्शन में बोला है दोनों की मोलर सॉल्युबिलिटी आइडेंटिकल है, नहीं आ सकती, एस का आंसर तो सेम नहीं आएगा। आपको एस इस वाले का 10 पावर माइनस 6 और 7 के बीच में आता, इस वाले का आंसर 4th रूट के बाद -3 4 पावर के बीच में आता। तो क्या दिख रहा है साफ साफ, ये वाला एस बड़ा आना है, तो एस फॉर एम वाई छोटा आएगा और एस ऑफ एन वाई 3 बड़ा आएगा। वो रफ आइडिया से ही दिख रहा है अपने को, परफेक्ट एस निकालने की जरूरत नहीं है। बस तो देख लो, पहला गलत हो चुका है, सेकंड आपका आंसर है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एम वाई इन वाटर इज लेस देन एन वाई 3, यही सेकंड ऑप्शन में लिखा है। टेन नंबर क्वेश्चन कुछ भी बताने का नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2.42 10 की पावर -3 GL -1 यानी ग्राम पर लीटर। BaSO4 में KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर ही लगना है, पर S की यूनिट मोलैरिटी में होनी चाहिए। 233 233 BaSO4 का टोटल आएगा, उतने से डिवाइड करके ग्राम पर लीटर को पहले मोल पर लीटर की एस में बदलेंगे, फिर एस स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सोलह से पहले 19 सुन लीजिए। द पीकेबी ऑफ डाई मिथाइल अमीन दे रखा है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीएच ऑफ डाई मिथाइल एमीनियम एसिटेट। अगर के भी दे रखे हैं इसका मतलब, अगर के भी दे रखे हैं इसका मतलब दोनों चीजें वीक हैं। सॉल्ट ऑफ WaWb का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ये दोनों दिए हैं, पीएच निकालना है। ये रिलेटिवली जो सबसे इजी वैरायटी है, कम से कम इतने इतने वाला आयनिक तो सीखना ही पड़ेगा, टफ वाला नहीं भी हो तो कम से कम ये वाला तो हो जाए। 16 नंबर, NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी NaOH की प्रेजेंस में निकालनी है। NiOH होल ट्वाइस और NaOH में OH माइनस कॉमन है, आपको लिखना है KSP बराबर Ni प्लस 2 OH माइनस का स्क्वायर। जो KSP दिया है वो पुट करना है 2 इंटू 10 की पावर -15। यहां पे जो आयन कॉमन नहीं है Ni प्लस 2 वाला S पुट हो जाएगा, लेकिन OH माइनस NaOH वाला पुट होगा कॉमन आयन, और वो है 0.1, इस पे स्क्वायर है, ये ऐसा आपको निकालना है। कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी का हर न्यूमेरिकल एक ही पैटर्न पे होता है। KSP का फॉर्मूला लिखें, जो आयन कॉमन नहीं है उसे एस के टर्म्स में लिख दें, और जो आयन कॉमन है वो स्ट्रॉन्ग वाले कंपाउंड का पुट कर दीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH होल ट्वाइस दे रखा है, बहुत अच्छी बात पकड़ी वैसे तो आपने। यहां पे आयनिक प्रोडक्ट तो क्यू का नाम होता है ना, लेकिन अगर मैं कभी भी सॉल्युबिलिटी पूछूंगा तो सॉल्युबिलिटी कहां पे निकाली जानी है, हमेशा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पे निकाली जानी है। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आपने क्यू के जो 3 केसेस पढ़े उसमें से बीच वाला जो कंडीशन है वो क्या है, जिस समय सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है उस समय क्यू और केएसपी बराबर होते हैं। तो दिया तो यहां क्यू ही है, लेकिन वो केएसपी के बराबर ही रहेगा। थर्ड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4।
बफर वाले टॉपिक का आखिरी एक क्वेश्चन देखिएगा जहां पे CH3COOH और NaOH दिए गए हैं। दो पार्ट्स में उस क्वेश्चन को कराया गया था। एक बार एसिटिक एसिड ज्यादा, NaOH कम, तो बफर वाले तरीके से, और एक बार एसिटिक एसिड और NaOH बराबर बराबर, दोनों खत्म हो गए थे और CH3COO Na उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से सॉल्व किया था। नोट्स में भी आपने ऐसे ही लिखा है कि अगर एक के एक्स मोल एक के वाई मोल लेते हैं तो जब तक वीक एसिड का एक्स मोल ग्रेटर देन वाई चलेगा तब तक बफर का क्वेश्चन है, और एक्स इक्वल टू वाई दोनों खत्म हो जाए तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 उसी लॉजिक पर बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया गया एसिटिक एसिड CH3COOH और अमोनिया, अमोनिया इज NH4OH, अमोनिया को NH4OH ही लिखेंगे। क्या बनेगा? CH3COO NH4 प्लस H2O। बोलिए क्या कर दूं? इसका M1V1, इसका M2V2 संख्या में मुझे दिए हैं 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10। नोट्स में भी लिखा रखा है ये रिजल्ट आपको। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टॉपिक में जहां एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है वहां पे अमोनियम एसिटेट के बारे में कुछ लिखाया था कि वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल इन नेचर होता है, लेकिन अमोनियम एसिटेट भी pH 7 ही दिखाता है क्योंकि के भी बराबर है। ये भी वही कहानी है, ये दोनों खत्म हो गए, ये वाले बच गए। ये है सॉल्ट ऑफ WaWb और पीके भी इसमें बराबर दे रखे हैं, तो pH 7 आ जाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट वर्ड का मतलब होता है जहां पर दोनों चीजें जो आपस में रिएक्ट करें उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स एक दूसरे के बराबर हो गए हों। द वर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट मींस ये मैथमेटिकल कंडीशन, जिस जगह पे रिएक्शन खत्म हो रही होगी, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर बराबर खर्च हो चुके होंगे, उसे वर्ड्स में इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। के बाद है 17। क्लास में 2-3 क्वेश्चन केएसपी में ऐसे कराए थे जहां पे यूनिट कई बार बदली थी। सिल्वर ब्रोमाइड का क्वेश्चन था, मोल पर लीटर से मिलीग्राम इन 20 लीटर तक पहुंचे थे। ऐसे ही 17 नंबर क्वेश्चन आपको केएसपी AgIO3 के लिए एक Ag प्लस टूट रहा है, एक IO3 माइनस टूट रहा है। 1n1 वाले में S स्क्वायर फॉर्मूला बनता, उस S स्क्वायर वाले का केएसपी 10⁻8 दिया है। स्क्वायर रूट के बाद ऐसा आ गया 10⁻4। इसकी यूनिट मोल पर लीटर है। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कितने मास 100 ml में घुलेगा, तो पहले इसमें 283 का मल्टीप्लाई होगा, वो आएगा ग्राम पर लीटर, फिर उसमें 10 का डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राम पर 100 ml। यूनिट्स बदलनी है बस। थर्टी अभी नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 सिंपल सा क्वेश्चन है एक। H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 थी, वॉल्यूम डबल होने की वजह से H प्लस पहले से आधी रह जाएगी। OH माइनस के लिए KW में ये H प्लस डिवाइड में रख दें, OH माइनस आ जाएगा। वॉल्यूम डबल ये कहां बोला है? मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पहले वॉल्यूम है पानी का भी उतना V और मिला देंगे, तो V में V मिलाने का मतलब है 2V। वॉल्यूम डबल, कंसंट्रेशन इनवर्स टू वॉल्यूम की वजह से आधा, तो H प्लस है पहले आधा कर दीजिए, फिर KW डिवाइड में उस आधी वाली H प्लस को रख देंगे तो नया OH माइनस आ जाएगा। हाँ जी,
क्या बेटा? H प्लस में OH माइनस। वाटर का काम तो वॉल्यूम प्रोवाइड करना है, H प्लस तो ये है किसी एसिडिक सॉल्यूशन का। 10⁻⁷ जो वाटर ने H प्लस दिया उसको थोड़ी ना यूज कर रहा हूं, उसका जो वॉल्यूम का इफेक्ट आ रहा है वो pH बराबर 4 रहा होगा ना, जिसका H प्लस 10⁻⁴ है। तो pH 4 मतलब कैसी चीज है आपके पास? कोई एसिड है। तो पानी मिलाने के वॉल्यूम से उसके H प्लस पे क्या फर्क पड़ा वो दिखा रहे हैं। उस एसिड का H प्लस पहले से आधा ही रह जाएगा अगर उसमें इक्वल पानी और मिला देंगे, इस वजह से OH माइनस चेंज हो रहा है। वाटर का 10⁻⁷ थोड़ी ना गिनने को कह रहे हैं बेटा। तो सॉल्यूशन तो एसिडिक है ना, डोमिनेंट कौन होगा? H प्लस। पहले अगर H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 चल रहा होगा तो 10⁻⁻4 H प्लस है तो कितना OH माइनस चल रहा होगा? 10⁻⁻10। तो 10⁻⁻10 वाले और 10⁻⁻4 वाले में बड़ा कौन है? H प्लस बड़ा है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा किससे सॉल्व करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा H प्लस से सॉल्व करते हैं। इसके बाद था 37, क्लास नोट्स में सीधे लिखाया हुआ रिजल्ट है 37। एक क्वेश्चन मिलेगा 25%, 75% न्यूट्रलाइज वाला, उसमें एंड में एक्स्ट्रा रिजल्ट में लिखा है कि अगर हाफ न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वीक एसिड भी 50% बच जाता है, सॉल्ट भी 50% बन जाता है। सॉल्ट बाय एसिड में 50/50 कट के log 1 0 हट जाएगा, पीएच पीके के बराबर आ जाता है। वो है 37। 38 भी क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है। pH of aqueous solution of 10⁻⁷ solution of HCl will be, HCl है तो आना तो कैसा चाहिए? 7 से कम ही, पर बहुत ज्यादा कम नहीं आके स्लाइटली लेस देन 7। एग्जैक्ट निकालना है आंसर, तो कैसे निकालेंगे? HCl ने 10⁻⁷ H प्लस दिया, वो क्लोज टू वाटर है, वाटर का 10⁻⁷ और जोड़ देंगे, फिर उससे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, और था कुछ? 48 कर सकते हो। 48 क्या है? 0.01 molar NaX solution is 1% hydrolyzed. Find the ionization constant of weak acid and the pH of NaX solution. ये तो टेस्ट में ही आ रहा है, मजे आ गए तुम्हारे। H बराबर √KH/C, ये था। ये H 1% है, 1/100। ये C 0.01 दिया है, स्क्वायरिंग करके KH ला सकते हैं ना यहां से। स्क्वायरिंग बोथ साइड पे आ गया 10⁻⁴ KH/0.01। 0.01 उधर और मल्टीप्लाई होके KH आया 10⁻⁶। KH नहीं पूछा किसी ने। KH का फॉर्मूला है KW/KA, KW 10⁻⁴। अब आपका K आ जाएगा 10⁻⁸ में। ये पहला आंसर वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी Ka पूछा है। और फिर pH बराबर 7 प्लस हाफ ऑफ pKa, 10⁻⁸ में Ka आया होगा तो pKa 8 आएगा, और प्लस हाफ लॉग C में 0.01 को 10⁻⁻² करके रख दें, ये pH का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या हुआ है? पॉलीबेसिक बताओ।
एक वीक डाई बेसिक एसिड के K1 K2 दिए हुए थे और उसकी कंसंट्रेशन देकर पीएच पूछा गया था। बोलिए क्या करना है उस क्वेश्चन में। K1 K2 वाला कंसेप्ट सीखा था हमने, उसमें ये बोला गया था कि हमेशा मल्टी स्टेप आयनाइजेशन में एक एक H प्लस कई स्टेप में निकलते हैं, ज्यादातर बार फर्स्ट स्टेप का H प्लस ही सबसे ज्यादा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाद के स्टेप्स मोस्टली नेग्लेक्ट हो जाते हैं। पढ़िए दो स्टेप के K1 K2 कितने कितने दिए हैं, 10⁻⁻4 और 10⁻⁷ तो K1 काफी काफी बड़ा है K2 से, 3 पावर का अंतर होने का मतलब है 1000 गुने का अंतर होना, तो आप बोल देंगे सेकंड स्टेप नेग्लिजिबल है। तो फिर पीएच के लिए क्या चाहिए होता है, H प्लस, ये H प्लस लगभग फर्स्ट स्टेप से ही आ जाएगा। कैसे निकाले फर्स्ट स्टेप का H प्लस, C के साथ या तो α1 दिया हो या C के साथ K1 अंडर रूट वाला फॉर्मूला जो पहले से हमें पता है, रूट ऑफ K1 इंटू C, K1 रखना है ना, K1 K2 की मल्टीप्लाई रखनी है यहाँ, ना फिर K2 अकेला रखना है। जो डोमिनेंट स्टेप है फर्स्ट स्टेप उसी का K1 यहाँ यूज होगा। तो 10⁻⁴, C कितना है 0.1, H2X है तो क्या, H2X है तो यहाँ 0.2 कर दें। अगर दो H प्लस एक बार में ही तोड़ने होते तो फिर K1 K2 क्यों समझा रहे होते, पहले स्टेप में एक ही H प्लस तो टूटेगा। आप ये स्टेप कंसिडर कर रहे हो H2X बराबर H प्लस HX माइनस, सेकेंड स्टेप आपने इग्नोर कर दिया, तो फर्स्ट स्टेप में तो एक ही H प्लस निकालना है, ये सॉल्व करना है, इसके माइनस लॉग को पीएच बोलना है। केवल स्ट्रॉन्ग एसिड जिनका अल्फा 100% है उनमें आपको H2SO4 में ये छूट है कि जो H प्लस चाहिए वो H2SO4 को डबल करके आप ला सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि H2X को 2 H प्लस देने हैं, एक बार में उसे 2 H प्लस नहीं देने हैं, और वन स्टेप एट ए टाइम में आपको जो कंसंट्रेशन दी है, K इंटू सी में कंसंट्रेशन किसकी रखी जाती है, K इंटू सी में अगर कोई वीक एसिड है, HX कोई वीक एसिड होता था तो HX को जब H प्लस एक्स माइनस में तोड़ते थे तो H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू रूट K इंटू सी, फॉर्मूले में C किसकी कंसंट्रेशन है, जो टूटा उस एसिड की कंसंट्रेशन है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन तो जो C दी है वही पुट होगी फॉर्मूले में, इसको थोड़ी ना डबल करके लिख देंगे। ठीक है, एक और मल्टी स्टेप वाला क्वेश्चन देख लें। स्टेप 1 में कार्बोनिक एसिड H2CO3 इस तरीके से टूटते हुए दिखाया गया है, और स्टेप 2 में इस तरह से एक एक H प्लस दो बार में H2CO3 दे रहा है। तुम बताओ क्या आ रहा है।
नहीं निकल पा रहा आंसर। ये 10 पावर माइनस 5 आ रहा है, इसको लिखेंगे 10, 10 की पावर माइनस 6, 10 का रूट हो गया 3.1, पावर आ गई -3, पीएच में लिखा 3 माइनस लॉग 3.1, लगभग 2.5251 ऐसा कुछ। किसको? हाँ लिख दो अगर ऑप्शन में वैसा मिल रहा है तो। आंसर पीएच का 2.5 ला दो, कैसे भी ला दो। थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है इसमें, पढ़ के समझ के आंसर देना है। किसी भी एसिड का के दिया होने का मतलब है वो वीक एसिड है, फिर वो एक स्टेप में या कई स्टेप में टूटे, उनमें से किसी स्टेप का भी अल्फा 100% नहीं रहा होगा। आपके क्वेश्चन में H2CO3 उस एसिड की शुरुआत वाली कंसंट्रेशन 0.03 है। पहले ऑप्शन में 0.03 मैच कर रहा है, लेकिन ये 2 स्टेप बाद जो स्टेशन है CO3-2 उसको 0.03 बता रहा है, यानी यहां का 0.03 यहां पूरा 0.03 पहुंच गया। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता जब ये दोनों स्टेप 100% हुए होते, तो ये तो गलत हो गया आराम से। तो आपका फर्स्ट वाला रॉन्ग है, क्योंकि H2CO3 वीक एसिड है, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों लेस देन 100% होंगे, इस वजह से CO3-2 की कंसंट्रेशन शुरुआत वाले H2CO3 के बराबर नहीं आ सकती। ये सब दिमाग में सोचने वाली बात है, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। हम फर्स्ट को रॉन्ग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वीक एसिड में फर्स्ट एंड लास्ट चीज इक्वल टू नहीं हो सकती, अल्फा लेस देन 100% है, इसलिए। सेकंड भी आराम से आप गलत बोलेंगे, और उसके पीछे कारण है क्योंकि Ka2 हमेशा Ka1 से छोटा होता है, तो सेकंड स्टेप पे बनने वाली चीजें फर्स्ट से कम बनती हैं। आपको यहां CO3-2 जो सेकंड स्टेप में बन रहा है उसको फर्स्ट से ज्यादा बन रहा है, ऐसा बताया गया है। फर्स्ट में जो आयन है उसी से तो खुद बन रहा है CO3-2। आप यहाँ HCO3- अगर नंबर में मैं बोलूं 100 लेके चले हो, तो ये 100 पूरा भी खर्च हो जाएगा, तो बदले में इसका 100 ही तो बन सकता है, 100 से और ज्यादा कैसे बन सकता है। तो सेकंड स्टेप वाला आयन कभी भी फर्स्ट स्टेप वाले आयन से ज्यादा नहीं बन सकता। सेकंड स्टेप वाला आयन लेस देन ही बनता फर्स्ट स्टेप वाले से। ये भी आराम से गलत प्रूव हो जाएगा। तीसरा, हल्का सा डाउट इस वाले ऑप्शन को लेके हमें कभी कभी आता है कि सर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप की इक्वेशन मैंने लिखी होती C00 टाइप, तो इधर C-x अगर लिख रहे होते तो x और x करके लिखने में आ रहा होता। ऐसे ही अगर मैंने अगली वाली इक्वेशन में भी लिखा होता और फिर मैं वो दोनों इक्वेशंस ऐड कर लूं, तो दोनों जगह के H+ और H+ जब ऐड हो जाएंगे तो वो टोटल H+ का आंसर इस वाले कार्बोनेट से डबल, तो मुझे ऐसा लग रहा है सही बैठ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ x बना, यहाँ x बना, ये भी x बना, तो जब स्टेप्स ऐड करूंगा तो इन दोनों का टोटल 2x, इस वाले x का डबल ही तो है।
लेकिन ये तीनों जगह एक्स 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 नहीं आना है। अगर फर्स्ट स्टेप में यहां एक्स बना होगा तो ये वाला भी एक्स ही बना होगा। अब जब आप ये एक्स लेके यहां आओगे और ये पूरा नहीं खर्च होगा तो इसमें से एक्स में से कुछ वाई ही खर्च होगा और यहां वाई और वाई ही बनेंगे। तो इस एक्स प्लस वाई को वाई का डबल ऐसे कैसे बोल दोगे? अगर यहाँ दोनों जगह सेम क्वांटिटी H प्लस बनी होती तो आप बोलते कि 2x जो आ रहा है टोटल H प्लस वो उधर वाले कार्बोनेट आयन का डबल आ रहा है। तो ये भी गलत है। तो थर्ड वाला भी गलत है और रीजन है सेकेंड स्टेप पे जो H प्लस बनेगा वो काफी कम बनेगा फर्स्ट स्टेप वाले H प्लस से। तो आप टोटल H प्लस को सेकेंड स्टेप वाले H प्लस का या सेकेंड स्टेप वाले CO3 माइनस 2 का डबल नहीं बोल सकते। और इस लॉजिक से फिर आप फोर्थ आंसर पे पहुंचते हैं। वो फोर्थ आंसर जो अभी H2X वाले क्वेश्चन में आपने अपनाया ही है। क्या करा था हमने? सेकेंड स्टेप अगर नेग्लिजिबल है तो फर्स्ट स्टेप का H प्लस और टोटल H प्लस अप्रॉक्स सेम ही है। तो अगर फर्स्ट स्टेप पे टोटल H प्लस को फर्स्ट स्टेप H प्लस के अप्रॉक्स इक्वल बोलोगे तो इन दोनों को तो वैसे भी बराबर ही बनना है। तो फर्स्ट स्टेप का H प्लस और HCO3 माइनस वो डेफिनेटली बराबर होंगे। तो ये वाला सही है बिकॉज आप टोटल H प्लस को अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट स्टेप H प्लस के बराबर बोलोगे और वो 1:1 रेशो में HCO3 माइनस के बराबर ही बनेगा। तो आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक एक स्टेप हर एक अलग अलग बता दिया आपको। बाकी इसमें से मोस्ट ऑप्शंस इजीली रिजेक्ट हो जाते हैं और आप एलिमिनेशन मेथड से एक सिंगल करेक्ट वाले पे पहुंच जाओगे। नाउ एक रेयर सिचुएशन इस टॉपिक में ऐसी बनती है जिसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो आपको अलग अलग स्टेप के जो डेटा दे रहा हो उसमें सेकंड स्टेप डाउन तो जा रहा हो लेकिन बहुत ज्यादा डाउन नहीं जा रहा हो और आपको लगे कि सेकंड नेग्लेक्ट करना तो गलत हो जाएगा, मुझे सेकंड को भी कंसिडर कर लेना चाहिए। तो फिर आप दोनों कंपेरेबल होंगे। थर्ड तक जाने की नौबत तो कभी भी नहीं आती है और आपको 1+2 दोनों कंसिडर करने पड़े ऐसा एक क्वेश्चन यहां दिखा दिया जा रहा है। बोलिए H3X स्टेप नंबर 1 में कैसे टूटा होगा? एक H प्लस निकलेगा, जो बचा रह गया वो -1 चार्ज का आयन होगा। स्टेप 2 में इस H2X माइनस से एक और H प्लस निकला होगा और HX -2 चार्ज हो गया होगा। स्टेप 3 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो नेग्लिजिबल बोला ही हुआ है। अब आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप का H प्लस कैसे निकाला जाए? बोलिए। H प्लस निकालने के फॉर्मूले क्या क्या पड़े हुए हैं? C इंटू एल्फा या रूट K इंटू सी। यहाँ K 1 2 3 दिए होते तो रूट K 1 इंटू सी लगा रहे होते। अभी एल्फा एल्फा दिए हैं तो C इंटू एल्फा 1
पहले स्टेप वाला ही अल्फा यूज कर रहा हूं फर्स्ट स्टेप में। कितना सी है? 10⁻³ और 80% यानी कि 0.8। तो ये 8 इंटू 10⁻⁻4 आया। इसका डबल रोल है। क्यों? क्योंकि ये H प्लस नाम से बचा के भी रखना है और बोलना है जितना फर्स्ट स्टेप में H प्लस बना है उतना ही H2X माइनस भी बना होगा। ये कंसंट्रेशन H2X माइनस की भी है। सही बात। अब मैंने अगर आपसे पूछा सेकंड स्टेप पे कितना H प्लस बनेगा, सेकंड स्टेप पे कितना H प्लस बनेगा, तो बोलने में तो आपको फॉर्मूला C इंटू अल्फा ही बोलना है, लेकिन C का मतलब भी अलग हो चुका है, अल्फा का मतलब भी अलग हो चुका है। इसके लिए C मतलब वो C डैश वाला होगा जो पिछले स्टेप पे बना है। ये वाला जो है ये C डैश है और मल्टीप्लाई बाय α2 जो सेकेंड स्टेप का था। अब ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻4 का 50%, 0.5 और 4 इंटू 10⁻⁻4। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मुझे क्वेश्चन में 80-50 वैसे भी बहुत ज्यादा अंतर पे नहीं दिख रहे थे और अभी भी आने पे मुझे समझ में आ रहा है कि सेकंड स्टेप गिन लेना चाहिए। वो सही है। क्यों? क्योंकि पावर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 8 इंटू और 4 इंटू 10⁻⁻ दोनों -4 ऑर्डर के हैं। तो टोटल H प्लस दोनों वाले स्टेप का सम और फिर उसका माइनस लॉग ले लिया जाएगा। log 12 कैसे लाऊं? 4 इंटू 3 लिख के उसको log 4 प्लस log 3 लिख सकते हैं। log 4 यानी 0.6, 0.48 उसमें और जुड़ जाएगा तो 1.08। ये 4 में से माइनस होता 2.92। ऐसा आपका आंसर है। यहां पे मान ले हमने 80-50 में भी सेकंड स्टेप इग्नोर मार दिया होता तो आंसर में कितने का एरर आ रहा है हमें गिनना चाहिए। वाकई में उसको दिखा दे रहे हैं। अगर फर्स्ट स्टेप ही गिन रहे होते तो 4 माइनस लॉग 8 जो आप 0.9 घटा रहे होते 4 में से और 3.1 आंसर आ रहा होता। तो बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है लेकिन स्टिल 0.2 का अंतर। भाई टोटल स्केल ही 0 से 14 का तो स्केल ही आपका, तो 12-15 के अंतर तो वैसे भी नहीं आने ना, तो पॉइंटों में ही अंतर आएगा। बट वो ठीक ठाक अंतर है। आप 2.9 या 3.1 को दो डिफरेंट आंसर्स ही मानोगे क्योंकि वो वैल्यूज कंपेरेबल हैं, सेम पावर ऑफ 10 में आ रही थी, इसलिए उसको दिखाया गया। हालांकि ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल मैथ्स वाला ही क्वेश्चन है क्योंकि अगर कोई वीक एसिड होगा भी तो उसका फर्स्ट स्टेप अल्फा 80% टाइप रहा होगा, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। वो अल्फा सब 10-15-20% में ही चल रहे होते हैं। बट अगर ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट से सेकंड में कोई बहुत ज्यादा डाउन नहीं गए तो कभी कभी आपको 2 स्टेप तक जाना पड़ सकता है। तो ये एक आर्टिकल था हमारा पॉली बेसिक एसिड और हमने इसी तरीके का कंसेप्ट कभी पॉली एसिडिक बेस पे लगाना पड़ जाए तो भी अलाउड है। मॉड्यूल में 2-2 लाइन के 1-2 आर्टिकल्स और दिए हुए हैं जिनका कोई क्वेश्चन दिया नहीं है मॉड्यूल में, लेकिन इजी सी चीज है, क्वेश्चन बन सकता है उस पर। हेलो
छोटी सी एक वर्बल डेफिनेशन, समथिंग कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव वर्ड जब भी हम पढ़ते हैं कोई ना कोई रेशो में ही बात हो रही होती है, तो आपको कोई रेशो डिफाइन करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ के नाम से। एसिडिक स्ट्रेंथ वर्ड का मतलब होता है किसी एसिड से मिलने वाले H प्लस के थ्रू उसके स्ट्रांगनेस को दिखाना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H प्लस गिवन बाय 8। कितना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वो दे रहा है। तो अगर मुझे A और B नाम के दो एसिड्स कंपेयर करने हैं रेशो वाइज, तो पहले एसिड की स्ट्रेंथ उसने कितना H प्लस दिया डिवाइड बाय दूसरे एसिड की स्ट्रेंथ उसने कितना H प्लस दिया, इस रेशो को रिलेटिव स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि एक यूनिटलेस नंबर की तरह से आप सॉल्व करोगे, वो है दो अलग अलग एसिड से मिलने वाले H प्लस कंसंट्रेशन की रेशो। अब ये किसी भी तरीके से निकलवाई जा सकती है आपको। वो ऑलरेडी आपको दोनों के H प्लस दे दे तो H प्लस उठा के डिवाइड कर दो, या वो ऐसा कुछ भी दे देगा जिससे H प्लस निकलता था। C और अल्फा दे रहा होगा तो दोनों के C अल्फा डिवाइड मार दीजिए। K और C दे रहा होगा तो रूट के इंटू सी डिवाइड कर दीजिए। pH दे रहा होगा तो एंटी लॉग से 10 की पावर माइनस वाले H प्लस निकाल के फिर डिवाइड कर दीजिए। ये सिंपल सीधी सी मैथ्स को रिलेटिव स्ट्रेंथ बोला जाता है। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स ना दी हो तो आपको C1 C2 भी सेम ही मान लेने हैं। क्वेश्चन में ये मोर लॉजिकल तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का, क्योंकि अगर आप दो लोगों को भगा के कौन तेज भागता है ये देखना चाहते थे तो स्टार्टिंग लाइन तो फिर एक ही रखनी चाहिए थी ना। दो चौराहे आगे से कोई भगा दिया जाएगा तो फिर वो तो चीटिंग मान ली जाएगी। तो आप दोनों को इनिशियली सेम रखना प्रेफर करते हो कि भाई मैंने मोल्स पर लीटर दोनों के बराबर ही मिलाए हैं, अब कौन ज्यादा टूट के H प्लस दे रहा है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। तो यूजुअली इनिशियल वैल्यूज दी नहीं जाती हैं तो आप सेम मान लेते हैं। वो सेम दे नहीं रहा, C1 C2 अलग अलग है, तो फिर आप उसके हिसाब से फॉर्मूले में C1 C2 अलग अलग पुट करोगे। लेकिन अगर C सेम है तो आपका मैथ्स और आसान हो जाता। यहां वाले में केवल अल्फा 1 अल्फा 2 रेशो बच जाती, यहाँ पे भी रूट में K1 अपॉन K2 ऐसा बच जाता। सेम लॉजिक अगर कभी बेस पे लगाना है तो भी लॉजिक वैसा ही रहेगा, कुछ खास अंतर नहीं है। तो ये वाला आर्टिकल कोई बहुत पॉपुलर टॉपिक नहीं है, किस्मत से कुछ एक क्वेश्चन फंस गया तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन गिवन बाय टू एसिड और टू बेस। वो H प्लस OH माइनस सीधे दे रखे हो तो उनको रेशियो में डिवाइड कर लें, या एनी सच फॉर्मूला विच कैन गिव H प्लस OH माइनस, वो फॉर्मूले आपस में डिवाइड कर दें। बहुत बचा है अभी तो बेटा। नीचे क्या? नीचे अरे चलता ही रहता है, वो तो छोटे बच्चों वाला है। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं प्री नर्चर वाले।
जैसे आइसोटोनिक वर्ड होता है वैसे ही आइसोहाइड्रिक वर्ड एक टर्म है। दो अलग अलग एसिड्स में अगर सॉल्व होने पर H प्लस कंसंट्रेशन बराबर आ रही होती है तो उन्हें आपस में आइसोहाइड्रिक बोलते हैं। तो आइसोहाइड्रिक की कंडीशन हो गई मैथमेटिकली दोनों से मिलने वाला H प्लस इक्वल टू रहा होगा। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिससे H प्लस निकलता था उसे आमने सामने आप इक्वल टू रख देते हैं। जैसे आइसोटोनिक के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होते थे और क्वेश्चन वाला आपको दो को आइसोटोनिक ऑलरेडी बोलता था, तो आप उनके पाई 1 पाई 2 इक्वल टू रख के जब डेटा रखते थे तो एक साइड सब कुछ पुट हो जाता था और उसकी मदद से कुछ एक अननोन ऑन द अदर साइड सॉल्व हो जाता है। वैसे ही अगर आपको दो एसिड्स के लिए आइसोहाइड्रिक वर्ड यूज है तो आप जब उन दोनों के H प्लस इक्वेट करोगे तो आपको दिखेगा एक साइड के डेटा सब पुट हो रहे होंगे, दूसरी साइड C या अल्फा या K जो मिसिंग रह जाएगा वो आप इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो आयनिक तब है जब ओवर द इयर्स 25% चीजें कट चुकी हैं इसमें। कह रहा हूं इतना लंबा तो आयनिक तब है जब ओवर द इयर्स इसमें 25% चीजें कट चुकी हैं। पूरा तो और भी लंबा होता था। चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। एंड आते आते सो ऐसा लगता है कि पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे कुछ याद ही नहीं। तो फिजिकल में तो 2-3 ही चैप्टर है ऐसे जो जल्दी शुरू होके जल्दी खत्म होते हैं, सब ऐसे ही हैं जानलेवा। और इलेक्ट्रो में भी यही होता है, महीने भर चलता रहता है। थर्मो, हाँ जी बताइए यार। दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पीएच सेम आएगा, जब भी पीएच निकालना है H प्लस से निकालना है, क्योंकि आइसोहाइड्रिक में ऑलरेडी H प्लस सेम है तो माइनस लॉग का स्टेप ही बचा। H प्लस स्टेशन तक जो बराबर है ऑफ कोर्स माइनस लॉग के बाद वो पीएच में इक्वल ही आएंगे। और बहुत बचा है अभी। ठीक है, लिख लिया यहां तक। मॉड्यूल लेना है। देखो भाई, एसिड बेस थ्योरी नाम का एक हेडिंग है जिसमें ज्यादा कुछ आपको यहाँ लिखना नहीं है, मॉड्यूल के थ्रू पढ़ना है इसको। पेज नंबर 172 के आगे अराउंड 1-2 पेजेस दिए हैं। एसिड और बेस डिफाइन करने की 3 पॉपुलर थ्योरीज हैं। आयनिक 95 to 98% जिस थ्योरी पे बेस्ड है उसका नाम आर्हीनियस कंसेप्ट है, जो H प्लस OH माइनस इन वाटर वाली थ्योरी है। 1 से 2% आपको कॉन्जुगेट वर्ड की वजह से ब्रॉन्स्टेड थ्योरी यूज करनी पड़ी, हल्का सा उसको रिकॉल करेंगे यहाँ। और एक तीसरी थ्योरी जो फिजिकल में काम की नहीं है बट IOC-OC में काम में आती है, दैट इज लुईस कंसेप्ट। वहां आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाली बातें करते हैं।
तो जो आर्हीनियस कंसेप्ट है उसकी डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी पता है। जो H प्लस और नेगेटिव आयन दे वाटर में वो एसिड बोला जाता है, और जो पॉजिटिव आयन एंड OH माइनस दे इन वाटर में वो बेस बोला जाता है। ये थ्योरी अपने को फेमिलियर है, इसमें केवल मैंने एक एक लाइन समरी बताई है आपको। जो दूसरी थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, इसमें H प्लस को प्रोटॉन बोला जाता है, ना कि हाइड्रोजन आयन। और OH माइनस नाम का इस थ्योरी में कुछ नहीं है। सिंगल स्पीशीज H प्लस के देने लेने से दोनों डेफिनेशंस बनी है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड वो दिखने में आपको आर्हीनियस एसिड जैसा ही बोलने में आएगा, क्योंकि आप प्रोटॉन डोनर H प्लस देने वाले को ही ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में एसिड बोलते हैं। लेकिन OH माइनस नाम का कुछ भी नहीं है यहां। और क्या बोलना है, दो लोगों में H प्लस का गिव एंड टेक हुआ, तो जिसने गिव ऑफ H प्लस किया है, डोनेट ऑफ, वो है एसिड, और जो रिसीवर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, वो है बेस। ये जो थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी वाली, इसके 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन इजी टू डू वाले आपको मॉड्यूल में मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस आर, ये दिया है इसका कॉन्जुगेट एसिड बताइए, ये दिया है इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए। उतना जानना सफिशिएंट होता है हमारे लिए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। एक हमने एसिड में से H प्लस हटता है तो कॉन्जुगेट बेस बना, ये बोलते हैं। बेस में H प्लस ऐड हुआ तो कॉन्जुगेट एसिड, ऐसा बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस मिलेंगे मॉड्यूल में आपको, वो आसान होंगे, नॉन न्यूमेरिकल होंगे। अगर इस आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया तो आप लकी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, समझ के हल्का सा बस आपको गेस करना है। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में अगर आपकी रिएक्शन कोई लिखी हुई आती है तो आपसे प्राइमरीली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस रिएक्शन में ब्रॉन्स्टेड एसिड्स को आइडेंटिफाई करिए, एक क्वेश्चन। ब्रॉन्स्टेड बेसिस को आइडेंटिफाई करिए, दूसरा क्वेश्चन। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करिए, तीसरा क्वेश्चन। ऐसे 3 क्वेश्चन किसी भी एक रिएक्शन पे बन सकते हैं। एक बड़ा डिफरेंस जो आपका आर्हीनियस थ्योरी के साथ ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में है, वो है इस थ्योरी में न्यूट्रल नाम की कोई जगह नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यूट्रल इन ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। या तो आप बोलिए हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का पालन ही नहीं करते, और अगर आपको ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का पालन करना है तो या तो एसिड बनना है या तो बेस बनना है। यहाँ कोई स्पेक्टेटर का काम नहीं है। आपकी इस रिएक्शन में 4 लोग दिख रहे हैं, हर एक को एसिड या तो बेस, एसिड या तो बेस बनना ही पड़ेगा, क्योंकि H प्लस का लेन देन होगा तो आप उस किसी भी एक कंपाउंड में हाथ रखोगे तो क्या दिखेगा, या तो उसमें से H प्लस जा रहा है या उसमें H प्लस आ रहा है, उसको एक ना एक बनना ही है। यहाँ न्यूट्रल नाम का कुछ भी नहीं होता इस थ्योरी में। तो अगर मैंने आपसे पूछा HX क्या है इस रिएक्शन में, तो आप HX का X माइनस से कंपैरिजन करते हैं, और X और X दोनों में है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन करने में क्या बोलने में आता, यहां से यहां पहुंचने में H प्लस निकल गया है, और अगर H प्लस निकल गया है तो आप इसको एसिड बोल रहे हो। तो अगर ये एसिड है तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस है, ऐसा बोलने में आ जाता। सिमिलरली अब जो 2 लोग बच गए उनको अगर कंपेयर करते तो अगर B नाम की चीज थी
एच बी प्लस बन गई तो उसमें H प्लस जुड़ गया है, और अगर H प्लस जुड़ गया है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये B तो कहलाएगा बेस, और इससे H प्लस जुड़ने पे जो नया आया वो कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बने? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कौन कौन हैं इस रिएक्शन के? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कौन कौन है? दोनों जो H प्लस देते हुए दिख सकते हैं, एक इधर वाले में भी एसिड है, एक उधर वाले में भी एसिड है, भले उसके नाम में कॉन्जुगेट वर्ड आ रहा हो बट वो एसिड है। तो एक बोलेंगे HX एसिड है, और एक इधर का HB प्लस भी एसिड है। ये दोनों स्पीशीज H प्लस डोनर का काम कर सकती हैं। ऐसे ही अगर मैंने पूछा ब्रॉन्स्टेड बेस कौन कौन है, तो दोनों चीजें जिनमें H प्लस जोड़ने की टेंडेंसी है वो वो भी है, और वो X माइनस वो भी है। तो एवरी रिएक्शन जो कंप्लीट लिखी हुई आएगी उसमें आपको 4 स्पीशीज दिखेंगे, 2 ऑन द लेफ्ट साइड, 2 ऑन द राइट साइड, और दो एसिड बेस आपको उस रिएक्शन में दिखेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड बेस एसिड, एक लेफ्ट साइड बेस एक राइट साइड बेस। तीसरा क्वेश्चन है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ये ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा बार ये वाली चीज पूछी जाती है। इसमें ऐसे दो को बताना है जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे, यानी एक लेफ्ट वाला और एक उसका राइट वाला जो कॉन्जुगेट बना था। यानी इसमें अगर HX बोलेंगे तो उसका पेयर X माइनस के साथ बनेगा, दिस इज वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एंड B अगर बोला तो HB प्लस के साथ ये कॉन्जुगेट पेयर है। इसके लिए सबसे आसान डेफिनेशन है पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग difference of only one H plus। अगर रिएक्शन लिखे बिना मैं ऑप्शंस में सीधे पेयर 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 लिख दूं और पूछूं इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, तो आपको कुछ भी एक ऐसा पेयर अगर मिले जिसमें पहले नाम दूसरे नाम में H प्लस के अलावा कुछ भी अंतर है तो वो कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। एक H प्लस ज्यादा या एक H प्लस कम वाले जो पेयर हैं उन्हीं को कॉन्जुगेट पेयर्स बोला जाता है। अगर मैंने आपसे पूछा H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 ये कॉन्जुगेट पेयर है क्या? है, क्योंकि इससे इस नाम में एक H प्लस का ही अंतर है, केवल एक ही H प्लस इधर उधर हो रहा है, तो ये कॉन्जुगेट पेयर है। NH3 एंड अमोनियम आयन ये भी कॉन्जुगेट पेयर है, क्योंकि एक H प्लस जोड़ घटा का ही अंतर इनमें दिख रहा है। नहीं है? क्यों? ये वाला कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, लेकिन H3O प्लस H2O होता या H2O OH माइनस होता, ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। एग्जैक्टली 1 H प्लस कम ज्यादा का अंतर है और कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा उसमें, तो वो कॉन्जुगेट पेयर बोल दिया जाएगा।
बोलो क्यों? ये तो चीज ही अलग है। H3PO3 अलग एसिड है, वो PO2 वाला एसिड ही अलग है। इसमें तो O भी कम हो गया ना। इसमें से एक H प्लस कम करके क्या बनता? H2PO3 माइनस। H2PO2 माइनस थोड़ी ना बनता। अगर आपको एक H प्लस सब्ट्रैक्ट या एक H प्लस ऐड करने पे फर्स्ट से सेकंड नाम मिल रहा है तो ही वो कॉन्जुगेट पेयर बोला जाता है। तो ये तो आसानी से पकड़ में आएंगे क्वेश्चंस। क्या क्या हो सकती है पूरी रिएक्शन में? कॉन्जुगेट पेयर्स की बजाय वो आपसे दोनों ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से हैं वो पूछेगा, तो ये दोनों नाम एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। इधर का भी डोनर ही ढूंढा है, उधर का भी डोनर ही ढूंढा है। ऐसी दोनों ब्रॉन्स्टेड बेस भी पूछ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पॉपुलर है ये पेयर्स पूछना। एक नाम इधर वाला, एक उसका कॉन्जुगेट वाला। कॉन्जुगेट्स के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के समय पे एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था, वो था Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw, या Pka प्लस Pkb इक्वल टू Pkw। जो अगर 25 डिग्री होगा तो यहां पे आप ये नंबर्स यूज कर रहे होंगे। इसका न्यूमेरिकल यूज तो आप कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में जहां पीकेबी या के चाहिए, वो वाला ना दे के उसके कॉन्जुगेट का के दे दें, तो आप इस फॉर्मूले से इंटरचेंज के को या पीकेबी को आपस में कर सकते हो। लेकिन एक थ्योरी यूज भी है इस फॉर्मूले का, और वो थ्योरी यूज इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कई बार काम में लिया जाता है। और वो ये है कि एक स्पीशीज खुद जितनी भी स्ट्रांग या वीक है, उसका कॉन्जुगेट हमेशा उससे उल्टी नेचर का होता है। ये कंक्लूजन इसी फॉर्मूले से बना है। क्या है ये कंक्लूजन? ए स्पीशीज एंड इट्स कॉन्जुगेट स्पीशीज आर ऑलवेज अपोजिट in strength, are always opposite in strength। जिसका मतलब है अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक। कॉन्जुगेट एसिड होगा। जैसी चीज से स्टार्ट करेंगे उसका कॉन्जुगेट हमेशा अपोजिट नेचर का बोला जाता है। ये इस फॉर्मूले से ही चीज क्रिएट हुई है, क्योंकि आपको के बी की मल्टीप्लाई को कांस्टेंट रखना है। अगर मैंने बोला के बड़ा होता जा रहा है तो आप उसका मतलब लेंगे एसिड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मल्टीप्लाई कांस्टेंट रखने के लिए के बी डाउन जाने लगेगा तो बोलेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक आएगा। नेक्स्ट टर्न में भी मॉड्यूल साथ में लेके आइएगा। इसमें ये वाले आर्टिकल के 5-10 मिनट और करीब 10 से 15 मिनट इंडिकेटर नाम के एक टॉपिक के हमें थोड़ा मॉड्यूल की हेल्प लेनी है। अराउंड हाफ एन आवर नेक्स्ट टर्न में भी अभी लग जाएगा। क्लियर है क्या करना है इसमें? आपको ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव आयंस देके उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट पूछा जाए तो उनको पहले कन्वर्ट कर लो ओरिजिनल स्पीशीज में। ये ओरिजिनली HCl रहा होगा, ये ओरिजिनली HNO3 रहा होगा, ये ओरिजिनली HClO4 रहा होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं।
जबकि ये वाला एसिडिक एसिड हमने वीक एसिड में पढ़ा है। तो अब जब ये H+ हटाने पे कॉन्जुगेट्स में चेंज हुए तो बाय दिस थ्योरी क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वालों के आयंस वीक कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेंगे और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। बस बस जा रहे हैं। ऐसा एहसास करा दिया करो मास्टर को कि वैसे जैसे वो किसी गांव का जो है वो जमींदार है और उसने गरीब किसानों की गिरवी पे जमीन कब्जा ली है और ब्याज पे बिल्कुल पैसे ले लेके गरीब किसानों को लूट रहा है ना, ऐसा कर दो उसको। आत्मग्लानि में मर जाए बेचारा मास्टर। लो, किसका था ये मॉड्यूल?